एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जब आप सुबह उठे तो आप क्या फ़ील कर रहे थे? जब सुबह आपकी आंख खुली तो क्या आप फ्रेश थे या हर रोज़ की तरह लेज़ी और टायर्ड फील कर रहे थे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम 8 घंटे 9 घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हमें थकावट हुई होती है, हमें लगता ही नहीं है हम इतनी देर के लिए सोए हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो स्लीपिंग का एक टाइम टेबल है वो सेट करें। क्योंकि जब आप टाइम पे सोएंगे, हर रोज़ 10 बजे सो रहे हैं, तो हर रोज़ 10 बजे आपकी बॉडी को पता होगा कि हमने 10 बजे सोना है। और ऑब्वियसली साइंस भी ये कहती है कि ज़्यादातर बीमारियां हमें तब होती है जब हम रात को देर तक जागते हैं। और ख़ाली हम जागते नहीं हैं, फिर हम देर तक मंचिंग भी करते रहते हैं। कुछ खाने के लिए दिल किया, खा भी लेंगे, फिर चाय या कॉफ़ी पीने का दिल करे तो रात को उठ के हम किचन में जाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और ये भी नहीं सोचेंगे, फिर इसके बाद कई देर तक हमें नींद नहीं आएगी। तो नींद का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो हमसे दूर रहती है अगर हम सिर्फ टाइम पे सोएं और टाइम पे जागें। क्योंकि अच्छा है कि अभी आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उस पर फोकस करें, ताकि कल को महंगी दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें आपको ना खानी पड़े। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक मैसेज आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, रोज़ाना हम बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, लेकिन हम अक्सर ये नहीं सोचते कि हमारे जो लफ्ज़ हैं उनमें कितनी ताकत होती है। और सच तो ये है कि हर लफ्ज़ के अंदर एक ख़ास एनर्जी होती है जो ना सिर्फ दूसरों पर बल्कि हम पर भी असर डालती है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। और अगर हम बार बार कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो हमारा दिल और दिमाग भी यही मान लेता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो आप महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एनर्जी आ रही है। हमारी ज़ुबान सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर और पॉजिटिव बनाने का भी एक ताकतवर सोर्स है। छोटे छोटे अल्फाज हमारे दिन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अल्फाज को बदल कर अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको ये बात थोड़ी वो एलियन कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमारी जो अल्फाज है, हमारे जो लफ्ज़ हैं उसमें एनर्जी है। क्योंकि हमारे घर में अक्सर एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपका मूड बहुत ख़राब हो ना, तो डोंट गो इनटू किचन एंड मेक समथिंग ना, मील मत बनाओ आप। अगर आपका दिल है बहुत ज़्यादा, आप नेगेटिव हुए हुए हो, आपका डांटने का दिल है, तो वो खाना मत बनाओ, क्योंकि वो खाने में एनर्जी जाती है। तो लोगों को एक्सप्लेन करें कि कैसे जो हमारे अल्फाज हैं वो पावरफुल होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। देखिए, सिंपल सी बात है, कहा जाता है कि वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस थॉट्स, फिजियोलॉजी एंड द इवेंट्स। ट्रू। अल्फाज के ज़रिए आप अपने माइंड को कमांड देते हैं और माइंड वो करता है जो आप कह रहे होते हैं। अगर आपकी कमांड्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रिजल्ट निकलेंगे। लोग समझते हैं कि हम वो हैं जिस हालात को हम जी रहे हैं, या जितना हम कमा रहे हैं, या जिन लोगों में हम मूव कर रहे हैं। एक्चुअली आप वो नहीं हैं। आप वो हैं जो आप सोचते हैं और जो आप बोलते हैं। आप प्रोग्राम के शुरू में सोने की बात कर रही थी। अब लोग अक्सर कहते हैं मेरी नींद पूरी नहीं होती। दे आर गिविंग अ कमांड कि मैं नींद पूरी नहीं ले रहा, या मैं जल्दी नहीं सो सकता, मैं जल्दी नहीं सो सकता, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकता। वो खुद को एक कमांड दे रहे हैं। उस कमांड के नतीजे में बॉडी वैसे ही ऑपरेट करती है जैसे वो कहते हैं, क्योंकि दिमाग आपका ग़ुलाम है। दिमाग ने वो करना है जो आपने कहना है। एडिक्शंस ले लें, खा वो अफराद की हों। अफराद की भी एडिक्शन होती है ना, मैं इस बंदे के बगैर नहीं रह सकता। खा वो अफराद की हों, खा वो चाय कॉफ़ी जैसे बेज़रर मशरूबात की हों, या कोई जहरीले किस्म के ड्रग्स की हों। आदमी क्या कहता है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो खुद को एक कमांड दे रहा है। मुझे इसकी वजह से सुकून मिलता है, वो खुद को एक कमांड दे रहा है। जो सिगरेट पीते हैं वो क्या कहते हैं, मुझे सिगरेट पीने से सुकून मिलता है, सिगरेट पीने से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, सिगरेट पीने से मैं परेशानियां भूल जाता हूं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम में जा रहे हैं। इन अल्फाज के ज़रिए वो खुद को एक कमांड दे रहे हैं कि मैं ये वाला नशा करूंगा, ये वाली चीज़ लूँगा, इस आदमी की एडिक्शन में टाइम स्पेंड करूँगा तो मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। छोटे से मशरूब लोग कहते हैं मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता। आपने भी सामने रखी हुई है, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता, चाय या कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, अब आप एक कमांड दे रहे हैं कि अगर मुझे चाय या कॉफ़ी ना मिली तो मेरा ब्रेन सही काम नहीं करेगा, मेरी वर्किंग ठीक नहीं होगी, मेरे में एनर्जी नहीं आएगी। आप कहें मुझे चाय व कॉफ़ी पसंद है, बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त लफ्ज़ यूज़ किया, एनर्जी। देखें, लोग कहते हैं यार मैं थक गया हूँ, रेस्ट करने जा रहा हूँ।
मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ यार मैं रेस्ट के लिए जा रहा हूँ, आई वांट टू री एनर्जाइज। True. आपने दिमाग में अपने आप को री एनर्जाइज होने की कमांड दी है और एक तरफ आपने कमांड दी है मैं थक गया हूँ। सिर्फ अल्फाज को चेंज करने से माइंड का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। True, इसके नतीजे में नतीजा रिजल्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना एक जगह पढ़ी थी कि इन लाइक लेट 90s एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया था ऑन वाटर। एक पे उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे और एक पे उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, जैसे आई हेट यू और अगली, इस तरह के वर्ड्स जो हम बहुत ही नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं और हम अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं अपनी ज़ात के लिए वर्ड इस्तेमाल करूँ UGLY, मैं बोलूँगी भी नहीं है। right. तो उसने ये यूज़ किया और बाद में उसने उन दोनों में डिफरेंस देखा। जो एक जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे, उस पानी के क्रिस्टल्स और सारी चीज़ें और थी। जो नेगेटिव जिसमें बोली थी उसकी पूरी चीज़ें और थी। इवन तो बाद में लोगों ने इसको कहा सूडो साइंस, इस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन इस चीज़ पे तो हमें पूरा बिलीव है कि हमारे वर्ड्स में बहुत ताकत है कि अच्छा, वो आप हमें पानी भी वाला शेप कर तजुर्बा सकते तो आप नहीं कर सकते, चलो आप कहते हैं कि नहीं मानता। जिनके घरों में जानवर हैं, वो दूध देने वाले जानवर हैं, उन्होंने इस बात को नोट किया होगा कि वो लोग जो अपने जानवरों के साथ प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, दूध धोने से पहले उनके चेहरे पर हाथ फेरते हैं, उनकी कमर पर हाथ फेरते हैं, उनके दूध की मिकदार ज़्यादा होती है। और जो डंडे मार मार के दूध निकालते हैं, उनके दूध की मिकदार और तरह की होती है। अच्छा, ये तो जानवरों के साथ, ये पानी के साथ, दरख्तों के साथ आप बात इस तरीके की कर रहे हैं। आप सोचें कि इन अल्फाज का इंसानों पर कितना असर होता होगा, हमारे रिश्तों पर कितना असर होता होगा, हमारी अपनी ज़िंदगी पर कितना असर होता होगा। हम कहते हैं मुझे दूसरों से क्या, चलो अपना तो ख्याल कर लो, हम अपने साथ भी सिंसियर नहीं हैं। बार बार एक बात करता हूँ कि अल्फाज में ताकत है आपकी ज़िंदगी को बदलने की, क्योंकि आपका दिमाग आपका ग़ुलाम है। एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैं कई टीवी प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ, आज फिर दे देता हूँ, क्योंकि लोगों के मसाइल ऐसे ही होते हैं। हम बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। मसलन मैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए गया, ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या कहता हूँ, ओह टू मच, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। यू सेड योर माइंड शट अप, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, और आपका माइंड कहता है ओके आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बात ख़त्म हो गई। एक और आदमी जाता है उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके पास भी पैसे नहीं हैं, वो कहता है इट्स टू मच एक्सपेंसिव, फिर वो कहता है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अब वो अपने दिमाग से सवाल पूछता है, कहता है भाई मुझे तरीका बताओ मैं इसे अफोर्ड कैसे करूं। पहले ने दिमाग को शटअप कर दी थी, इस बारे में सोचो मत, तुम नहीं खरीद सकते, और एक कहता है मुझे तरीका बताओ। अब मुझे बताइए दिमाग किस हालत में बेहतर काम करेगा? जिसने सवाल पूछा है। मैं एक मसले में फंस गया, मेरी किस्मत ही खराब है यार। आपके दिमाग ने कहना है ठीक हो गया, अब मैं काम नहीं करता, किस्मत से कौन लड़ सकता है। एक आदमी कहता है मैं इस मसले से बाहर कैसे निकलूं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा, वो अपने हालात को बदल डालता है। तो अल्फाज को सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे ब्रेन को इस टाइम नहीं पता कि हम सोफे पे बैठे हुए हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं या बेड पे बैठे हुए हैं, उसको नहीं पता, ये हमने उसको बताना है। yes. तो इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने बारे में बुरा बोलेंगे या बार बार ये बोलेंगे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे आपने भी बताया, तो हम वैसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते जाएंगे। yes. अगर हमारे पास पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल 25,000, और हमें पता है हमारे पास है, छोटी रकम नहीं, आपके पास है, आपके अपने पैसे हैं, दो आपके पास सिचुएशंस आती हैं। एक ये कि आपका बिल ज़्यादा आ जाता है, आपका बिल फॉर एग्जांपल आ जाता है 20,000, और अब आपने पे तो करना ही करना है, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब एक इंसान उसको ऐसे पे करता है कि हाय मैंने 20,000 दे दिए, बहुत हाय हाय करके और एक बंदा है दूसरी जानिब जो ऐसे पे करेगा, थैंक मतलब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, थैंक गॉड कि मेरे पास ये पैसे थे, मैंने दे दिए, मुझे इस काबिल किया। ये तो बिल की बात कर रही हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली पर पैसे खर्च करते हुए रोते रहते हैं। करने तो है तो फिर शुक्र अदा करके करें। बिल्कुल, आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, और पैसे फिर आते जाते हैं। देखिए कुरान पाक का असूल है, अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जिस चैलेंज में, जिस मसले में, जिस मुश्किल में आप समझते हैं कि आप इस वक्त मुब्तला हैं, इसका मतलब है कि उससे निपटने की सलाहियत भी आपको दी गई है। बिल्कुल ऐसे है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप दुआ मांगते हैं, गड़बड़ दुआ में हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया, मेरी जान छुड़ा, और कुछ लोग कहते हैं कि या अल्लाह इस मसले से निपटने की सलाहियत अता फरमा। जब आपको सलाहियत मिलती है, स्किल्स मिलती हैं, तो आप अपने साथ साथ लोगों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं। अच्छा, ये जो लोगों को ये समझाएं, जो फियर है, कभी कभी ना कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होता, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा,
कुछ खराब हो जाएगा, तो बताएं कि ये होता क्यों है, और हम जैसे आपने बताया लिखने के अलावा हम कैसे इसको कंट्रोल कर फियर, सकते हैं? FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फियर ये है, इंटरेस्टिंग। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, हमने खुद पर कुछ चीज़ों को सवार किया होता है हालांकि वो रियल नहीं होती। तो खौफ को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसे मैं कहानी की सूरत में सुनाता हूँ कि एक बस्ती में हर साल एक बला आती और वो बला आके बस्ती वालों को ललकारती, उन्हें कहती कि अपने सबसे तवाना मर्द को मेरे मुकाबले के लिए भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो बस्ती के सारे मर्दों को मार डालूंगी। तो हर साल एक बला एक बंदे की भेंट लेती। तो एक दिन वही दिन था, तो बस्ती में एक मुजाहिद किस्म के आदमी का आना हुआ। उसने कहा भी क्या चक्कर है, सारे डरे हुए हो? उन्होंने कहा एक बला आती है, एक बंदे की भेंट लेती है, आज वो दिन है, कोई बंदा जान से जाएगा। उसने कहा मैं उसका सामना करूंगा। लोगों ने कहा ठीक है तुम चले जाओ। तो सुबह हुई तो उसने तलवार शलवार लगाई, लिबास पहना, बला का सामना करने के लिए बाहर निकला, ठोकर मारी, किले का दरवाज़ा खोला। तो बला को देख के वो सकते में आ गया। उसका ख्याल था कि छोटी मोटी बला होगी कि वो 16 फुट लंबी बला, लंबी सी तलवार। उसने कहा आज तो मारे गए, डर। लेकिन फिर उसने कहा मरना है तो मुकाबला करके मरूंगा। एग्जैक्टली। वो चंद कदम उसकी तरफ गया तो बला का कद छोटा हो गया, हालांकि वो बड़ा होना चाहिए था करीब आके। वो चंद कदम और आगे गया तो बला 8 फुट की रह गई। उसने कहा कि एस्टिमेशन की गलती हुई है, झटके से तलवार बाहर निकाली तो बला 4 फुट की रह गई। वो जैसे जैसे बला के करीब आता गया बला छोटी होती गई, हत्ता कि बला इतनी सी रह गई। उसने तलवार ने आम में डाली, छोटा खंजर निकाला और बला के सीने में उतार दिया। जब बला मर रही थी तो उसने बला से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम खौफ है और मैं इंसान के दिल में रहती हूँ। जब आप किसी भी खौफ को फेस करने का फैसला करते हैं तो वो खौफ छोटा होता जाता है, जैसे बला छोटी होती चली गई। आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ऊंचाई पर ना जाना हल नहीं है, उसे फेस करना हल है। अंधेरे से डर लगता है, माँ कहती है बच्चे को डर लगता है तो अंधेरे में ना जाओ, डर तो कायम रहेगा। फेस द फियर। आप यहाँ बैठी हैं, पहले आपको कैमरे से डर लगता था, पहले माइक के आगे जुबान हिचकिचाती थी, आपने क्या किया? यू फेस्ड इट, और आज आप कितने कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठी हैं। तो फियर को हल करने का, खत्म करने का एक ही तरीका है, उसको फेस द फियर। ठीक है जी, पावर ऑफ वर्ड्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है, और हम कैसे अपने बोलने का अंदाज, सोचने का अंदाज चेंज कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे एक सुपर फूड की जो गर्मियों की जान है, यानी तरबूज। हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे तपती धूप और गर्मी में ठंडा तरबूज खाना नापसंद हो, लेकिन अक्सर हम इसे सिर्फ एक आम सा फल समझकर खा लेते हैं। कोई कहता है इसे खाली पेट खाओ, कोई कहता है रात को मत खाओ, और कुछ लोग तो इसके खाने के बाद पानी पीने से भी डरते हैं। उनको लगता है पता नहीं उनको शायद हैज़ा हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि हकीकत क्या है और ये फल हमारी सेहत पर क्या असरार डालता है, और इसमें हमारी सेहत के लिए क्या राज छुपा है। मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट हर्बलिस्ट डॉक्टर हाशिम अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि तरबूज में कौन से अहम मिनरल्स और विटामिन हैं? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वो टॉपिक लेते हैं जो सीजनल होता है और जिससे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट आए थे। राइट। तो तरबूज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और कुदरत ने इसको स्पेशली टेलर मेड है ये इंसान के लिए। इवन के एनिमल्स में भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना ह्यूमंस में। अच्छा। येस ऑफ कोर्स। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें है क्या, कि इसको खाते जाते हैं तो इंसान एनर्जी आती जाती है। ठीक है, इसमें दो बेसिक लाइसोपीन एंड सिट्रोलिन्स, दो बेसिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि सपोर्टिव हैं आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ में, आपके रीनोवास्कुलर हेल्थ में, और आपको सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं कि माइक्रो सर्कुलेशंस में। अब जो लाइसोपीन और सिट्रोलिन्स हैं ये वन ऑफ द बेस्ट नेचर हैं। हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ चाहिए? जो हमें नेचुरल सपोर्ट दे, वो सिंथेटिक ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको और ह्यूमन बॉडी को ऑलमोस्ट सेम बनाया। इसमें भी 90% वाटर है और ह्यूमन बॉडी में भी ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर। हमें चाहिए क्या गर्मी में? हमें चाहिए है हाइड्रेशन,
दिस वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम वाटरमेलन या तरबूज कहते हैं, इट कंटेन्स वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रेटिंग इफेक्ट। आपको जो ही आप खाते हैं आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर लेवल की वो फ़ौरन से पहले पूरी होना शुरू हो जाती है। और जो इसके अंदर सबसे बेस्ट इन दोनों में सपोर्टिव वाइटामिन्स हैं वो हैं A, C और B12 और B6 जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके खाने से हम हेड टू टो बेनिफिशियरी हो जाते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। गर्मी में हमें क्या चाहिए होता है? हाइड्रेशन चाहिए होता है और एनर्जी भी आ जाती है। एनर्जी ऐसी आती है कि आपको तमाम विटामिन A, C, B12 ये आपको बेसिक हैं कि अगर विटामिन आप ले रहे हैं तो आपके अपर पार्ट पे सपोर्ट दे रहा है, आपको आइज़ को, आपकी माइक्रो सर्कुलेशन को। विटामिन C जो है वो आपकी बोन्स को दे रहा है और B12 तो ओवरऑल सबसे बड़ा एडवांटेज है वाटरमेलन का कि जब इसके अंदर जो दोनों सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका ये रोल है कि वो माइक्रो सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं और वो पैरेलल चलते हैं, लाइसोपीन और सिट्रोलिन। के लाइसोपीन क्या करती है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जबकि सिट्रोलिन क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये इसके मेन एडवांटेजेस हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट होंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होंगी, आपके जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बहुत से मिथ्स भी हैं मार्केट में, हर कोई अपने तरह एडवाइस करता है इसको यूज़ करने के लिए। एक तो ये बताएं कि इसको खाने का सही वक्त कौन सा है और इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना या खाने के बाद नहीं खाना, खाने से पहले खाना है, रात को नहीं खाना। तो इसको ज़रा क्लियर करें। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें दो चीज़ें, कॉमन सेंस मैटर करता है। देखें फ़िलॉसफी क्या है, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बेसिक्स हैं जो हम वो कंसिडर ही नहीं करते और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा होता है। लाइकवाइज हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हम तरबूज खा रहे हैं वो मैच्योर है, वो सही पक्का हुआ है या कच्चा है। और ये कैसे हम जाने कि सही तरबूज कौन सा? बड़े मार्केट में इंस्टा पे भी आजकल वायरल रील्स चल रही हैं, पता नहीं कौन कौन से तरीके बताते हैं हमें। जी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी अपना इसको हर्ब को लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि इसका जो रूट है ग्रोथ का, जहाँ से इसकी सीड निकल, आप देखें वो येलोइश होगा। और जब आप इसको उठाएंगे तो इसको जब आप हल्का सा करेंगे ना तो आपको एक बड़ी ड्रमिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, ड्रमिंग साउंड होगा, क्यों आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इट्स ए फुल एंड इट्स रियली रिवर्सिंग। तो आपको कोई ऐसी बात नहीं है। और जो हम सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम दुकान से या जिस जगह पे भी हम कहते हैं जी इसको काट के दें। एग्जैक्टली, हम चेक करते हैं ताकि चेक करते हैं, देखिए कितने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखें जो चेक कर रहे हैं आपको वो तो निकाल देगा सुर्ख, ठीक है, वो आपसे पैसे भी ले, लेकिन जो वो नाइफ इस्तेमाल कर रहा है वो नाइफ तो ओपन पड़ा हुआ है भी वो आयरन का, उस पर मक्खियाँ भी हैं, सब कुछ है और ओपन जगह पे पड़ा। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो सारे का सारा जितना एंटीऑक्सीडेंट है ना उसको सेप्टिक कर देता है। राइट, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो अपनी गलती को नोट करें ना कि हम कर क्या। तो जब वो सेप्टिक होगा हम खाएंगे तो वो उसका बेनिफिट ही कोई नहीं होगा। उल्टा जिस तरह आपने कहा, लोग कहते हैं जी वो वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और यस, इससे खाने के बाद आप इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट इस्तेमाल करें। ये नहीं कि तरबूज को काटा और उसमें से शुरू हो गए, नो। एक हाइड्रेटिंग, जैसे आपने एक्सरसाइज किया, अब आपके मसल जो हैं वो वीक हो रहे हैं, उस वक्त आप इसको यूज़ करें। इट विल गिव यू अ मिरेकल स्पोर्ट। सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, खाली पेट भी लें, इसके बड़े एंटीऑक्सीडेंट है ये। आपको इसके इतने मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं कि बहुत से जो कैंसर्स के टाइप हैं ये उनमें बड़ा रोल प्ले करता है, ये उनको सपोर्टिव रोल देता है इसमें। तो एम्प्टी स्टमक तो आप जो भी लेंगे बेहतर ही होगा। और इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए? देखें, आपने ऑलरेडी वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, इसमें 46 कैलोरीज होती हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है। उसके बाद आप पानी भी पी रहे हैं तो क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम इंडाइजेशन का हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, ब्लड प्रेशर में कमी बेशी हो सकती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इशू कि हम
डायबिटीज़ हमारे यहाँ बड़ी कॉमन, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें नेचुरल स्वीट्स हैं, ये नहीं कि ये शुगर बढ़ाएगी, लेकिन जब हम इसका ओवर इस्तेमाल करेंगे तो ये शुगर को स्पाइक दे सकती है। शुगर के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी स्पेसिफिक अमाउंट में। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी सवाल करें। जी मेरा सवाल ये है कि तरबूज खाने के बाद कितनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम जब खा लेते हैं तो घर वाले पानी के करीब ही नहीं जाने देते। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि तरबूज खाने के कितनी देर बाद हम पानी पी सकते हैं? देखें, हम जब भी कहते हैं ना, एक तो खाने के तरबूज खाने का मिनिमम आप 30 मिनट्स तो लें, क्योंकि डाइजेशन आपकी प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। और ये नहीं कि आप वॉक लंबी करके हल्का सा 10-15 कदम भी आप डाइजेशन के लिए चलेंगे ना, आफ्टर हाफ एन आवर आप पानी पिएं। अव्वल में तो आपको प्यास लगती नहीं है तरबूज खाने के बाद, और अगर आपने कोई इशू है ही तो आप ले लें। हाफ एन आवर तो कम से कम गैप होना चाहिए, ताकि वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए जो ठीक है, ऑलरेडी। हाफ एन आवर, और वो भी वॉक के साथ। हल्का सा चहलकदमी करें ना, वो बार बार आप हर चीज़ खाते जाएं तो वो सब मिंगल अप हो जाता है, वो एक जंक बन जाता है, वो आपको अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग इसके बीज भी खा लेते हैं जी। और कुछ लोग कहते हैं बीज मत खाओ, कोई स्टमक इश्यूज होते हैं, पेट में दर्द होती है, तो क्या इसके बीज भी साथ खाना सेफ है? देखें, फ़ौरन नहीं खाने चाहिए बीज को सुखा लें और उसके बाद इसको यूज़ करें। उनके अंदर काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैं। अच्छा, मतलब तरबूज के साथ उसके बीज नहीं खाने चाहिए। बीजों को अलहदा कर लें, उनको ड्राई करें, फिर खाएं। ठीक है, तो अगर हम साथ खा लें तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं? देखें, उसके मल्टीपल चीज़ें हैं। आपका एक बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आप उसके साथ एडिटिव चीज़ ले रहे हैं, तो वो क्यों लें हम? आप अनड्यू कर रहे हैं ना, जब एक चीज़ है ही नहीं एक्सपोज्ड, उसके अंदर की जितनी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो तो आपने खा ली हैं। आपने ज़रूर सीड भी साथ खाना है, या आपने बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, ताबिश हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मेरा आपसे सवाल, ये जो आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल ये था कि तरबूज के बारे में आप बात कर रहे हैं। तरबूज एक बेहतरीन जो है ना कुदरत का तोहफा है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि जब भी ये तरबूज जो है ना इस्तेमाल किया जाए ना, खा लिया जाए, चाहे 4-5 स्लाइस खाए, उसके बाद पेट खराब हो जाता है, यानी कि भारीपन सा बहुत ज़्यादा फील होता है। अच्छा। ऐसा क्यों होता है? मैं डॉक्टर साहब से पूछना ये चाह रहा था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर वो 4-5 स्लाइस खा लें तरबूज के तो उनको भारीपन फील होता है, उनका पेट खराब हो जाता है। अच्छा, देखें, हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं करती। कुछ हर बॉडी का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है और उसका एक्सेप्टेंस भी डिफरेंट है। बहुत से लोग हैं जिनको फ़ौरन एलर्जीज हो जाती है, सो इट लुक्स सर्टेन टाइप ऑफ एन रिटेलिएशन। तो आप एहतियात करें, आप कम खाएं, और आपको इतने 4-5 से आप 1-2 पे लें, आपकी रिक्वायरमेंट में भी पूरी हो। ये तो स्पेसिफिकली इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न। हो सकता है ये ड्यूरिंग फूड खा रहे हो, इन्होंने ये तो कुछ नहीं बताया कि वो खाना खाने को हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट है। तो आप उनको एडवाइस करें वो किस टाइम खाएं, खाली पेट खाएं? बेहतर ये है खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद, जब वो रिलैक्स हों, तो एक बाउल से शुरू करें जिसमें 4 से 6 पीस हों। उसके बाद फिर देखें कि क्या इफेक्ट होता है। इंशाल्लाह नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तरबूज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसको हमें किस तरह खाना चाहिए, और जो ताज़ा असल जो तरबूज है, क्योंकि मार्केट में अक्सर दूसरे भी आए होते हैं, उनकी क्या पहचान है, इस हवाले से भी बात किया। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हाशिम अली खान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ पर बात करेंगे जो बराह रास्त हमारे बच्चों और नौजवानों से जुड़ी हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि लाहौर के सरकारी स्कूल्स में बच्चों के दाखिले बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं और रोज़ाना 1200 बच्चे कम होना ख़तरे की घंटी है, जिस पर एजुकेशन अथॉरिटी भी परेशान हो गई है। दूसरी स्टोरी ये है कि एक तरफ नौजवान नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब हायर एजुकेशन में 65 साल के अफराद को लाखों रुपए
MBA की तनख्वाहों पर भर्ती किया जा रहा है। क्या ये नौजवानों के साथ ज्यादती नहीं? इन दोनों मसलों पर ज़रा तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आतिफ, सबसे पहले तो ये बताएं, ये इतने जो रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे कम हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम इशू है क्योंकि मुल्क भर में अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और पंजाब में इनकी तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा है। यानी पंजाब पूरा जो आधे से ज़्यादा और पूरे दूसरे सूबों में 1 करोड़ अलग हैं। तो उसके साथ अब जो दाखिला मुहिम शुरू की गई थी और वज़ीर तालीम और महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको भी स्कूलों में लाया जा रहा है, और साथ साथ जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, यानी कि अब फ़र्ज़ करें जो 10वीं पास करके निकल गए तो उनकी जगह पे नई इनरोलमेंट जो आ रही है वो नए बच्चे भी स्कूलों में ला रहे हैं। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। जो बेस लाइन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से पहले ख़ुद ही तय कर रखी थी कि वो 5,65,000 थी, तो 65,000 के करीब थे, तो अब उसमें तादाद बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई। रीजंस हैं इसके पीछे? अब उसकी वजह यही है कि वालिदैन का एतमाद नहीं है, सहूलियात का फुकतान है। स्कूलों में हम चले जाते हैं तो टीचर्स की शॉर्टेज है, फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम जो है उस तरीके से नहीं है, क्लासरूम्स जो हैं वो पूरी तादाद में मौजूद नहीं है, बच्चों को बाहर बैठ कर भी पढ़ना पड़ता है, वो गर्मियाँ और सर्दियाँ हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्कूलों में इनरोलमेंट जो है वो बढ़ नहीं रही। फिर दूसरी तरफ जो स्कूलों के सरबराहान हैं उनकी उस तरीके से तवज्जो नहीं है। एक तरफ जो है वो दाखिला मुहिम जारी है, दूसरी तरफ 9वीं और 10वीं के इम्तहानात भी जारी हैं। तो जो असातिज़ा की ड्यूटी है कि उन्होंने इनरोलमेंट को बढ़ाना है वो पेपर की ड्यूटी में मौजूद हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर 80% असातिज़ा जो है जिनकी ड्यूटी इम्तहानों में लगा दी गई, तो सिर्फ 20% स्कूलों 20% असातिज़ा से सिर्फ स्कूल तो नहीं चलेगा, तो इनरोलमेंट मुहिम तो क्या कहाँ चलेगी? ने ये चीज़ें नहीं देखी या उनको पता नहीं है? देखिए, ये हर दफ़ा ऐलानात तो किए जाते हैं कि हम पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि इस तरह के मसाइल सामने ना आए, लेकिन हर साल नए मसाइल सामने आते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, दूसरे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा के जो असातिज़ा हैं उनको भी लगाया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इम्तहानी ड्यूटी नहीं दे सकते। इसके साथ साथ जो इंटर्न्स रखे गए थे स्कूलों में, भी तो होते हैं ना, कुछ वॉलंटियरली भी ज्वाइन कर सकते हैं चेकिंग के लिए, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं। इन्विजिलेशन के लिए देखें, उसमें ये कि 2 साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था इम्तहानात के हवाले से कि उसमें नकल और बूटी माफिया जो है वो सरगर्म था। वज़ीर तालीम ने ख़ुद भी स्कूलों के दौरे किए, और वो स्कैंडल आने के बाद ये तय किया गया कि प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनको स्कूलों में ये इम्तहान की ड्यूटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो उस तरीके से ज़िम्मेदार उन पर ज़िम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका उस तरीके से स्टेक मौजूद नहीं होता। इम्तहानात, ना सिर्फ इम्तहानात बल्कि उसके बाद जो मार्किंग का अमल होता है उसमें भी जो प्राइवेट टीचर्स लगा दिए जाते हैं उनको सजाएं देने वाले और उनको एड्रेस या उनका पता जो है वो ठीक तरीके से बोर्ड के पास भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे आतिफ, हम एक मसले पे बात कर रहे थे, इनरोलमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पर तो मसले पे मसले निकल रहे हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें कि सरकारी स्कूल्स में क्यों नहीं आते, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि माँ बाप का एतमाद नहीं है अब, तो वो एतमाद हम कैसे, वो जो हमारी गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो कैसे बहाल कर सकती है? दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं लाहौर में जिनकी दीवारें नहीं है, विंडोज़ नहीं है, वहाँ पे कितनी कितनी देर लाइट बंद रहती है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, तो इन हालात में बच्चे कैसे आएँ? देखिए, मसाइल की निशानदेही आपने भी की और मैं भी इस हवाले से बता रहा था कि जब तक ये मसाइल को हल नहीं कर लिया जाता, वालिदैन का उस तरीके से एतमाद बहाल नहीं होगा। जब तक इन चीज़ों को हल करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ंड जो है वो रखे। अब इस साल जो ऐलानात हुए थे कि पंजाब भर में 30,000 के करीब नए क्लासरूम्स बनाए जाने हैं, लेकिन वो मनसूबा भी आधा अभी तक मुकम्मल हुआ और उसके बाद वो अभी तक अधूरा ही है, क्योंकि उसके लिए फंड जारी नहीं हो सके। हम स्कूलों में देखते हैं। आपको नहीं लगता कि बड़ा आसान सा हल है अगर सीएम पंजाब ऐलान कर दें कि जितने हमारे एमपीएस, एमएनएस हैं और मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हो सकता है फंड्स भी जारी हो जाएं, स्कूलों पर थोड़ी सी तवज्जो भी दी जाए, और अगर फर्नीचर नहीं है वो भी प्रोवाइड किया जाए, टीचर्स नहीं है तो फिर वो भी टाइम पे आएंगे क्योंकि उनको पता होगा मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
देखिए आसान हाल तो यही है, लेकिन इन स्कूलों को फौरी तौर पर ठीक करने के लिए भी बहुत सारे फंड्स चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि 30,000 कमरे जो है बनाने थे, कई सालों से वो कमरे जो है नहीं बन सके थे। अब इस साल उसके लिए फंड रखा गया था, लेकिन वो भी अधूरा ही है, वो मंसूबा भी अधूरा ही है। फंड्स मिलते ही नहीं है, फंड्स उस तरीके से मिलते ही नहीं है। ये आसान हम कह तो सकते हैं कि MPAs और ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स के बच्चे जो हैं दुनिया में ऐसे होता है, जो इन स्कूलों में रख दिए, प्रेफर करते हैं लोग। अब वज़ीर तालीम का अपना बेटा तो उन्होंने जो सरकार का ही स्कूल है उसमें दाखिल करवाया है, लेकिन उस स्कूल के ऊपर सरकार के स्कूल और इन सरकार के स्कूलों में डिफरेंस है। उसी को मैं बताने लगा था। उस स्कूल के ऊपर भी 1 अरब रुपया खर्च हुआ है, 1 अरब रुपए के फंड्स खर्च हुए हैं, जिसके बाद हाँ बिल्कुल, जिसके बाद जो है वो स्कूल की हालत बदली है। तो वहाँ पर भी मिनिस्टर और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ रहे हैं। आतिफ, अगली स्टोरी है, हमें पता है मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं जो 65 साल के अफराद हैं उनको लाखों की तनख्वाहें मिल रही हैं, और ऐसा क्यों है? देखिए ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि हर साल हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो नौकरियों की तलाश में। एक तरफ गवर्नमेंट की जानिब से जो मुस्तकिल नौकरियां हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, अब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो सरकार के ही डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर नौजवानों को मौका देने की बजाय जो रिटायर्ड अफराद हैं उनको नौकरियों पर रखा जा रहा है। अब पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो तमाम पंजाब की जामियात को देखता है और उसके दफ्तर में जो भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया है उसमें कोई टोटल 18 के करीब। तो कोई एज रिक्वायरमेंट भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी है, कोई रूल्स हैं इससे रिलेटेड? जो जॉब उसी तरफ भी आ रहा था कि 18 भर्तियां होनी है, उसमें से 8 या 9 जो है वो 65 साल की उम्र तक, 65 साल वालों को भर्ती करने की जो है जो शर्त रखी गई है। तो इस सारे मामले पर ना सिर्फ असातिज़ा, नौजवानों में भी खासा तशवीश पाई जा रही है, गुस्सा पाया जा रहा है कि जहाँ हज़ारों नौजवान जो है वो हर साल जामियात से आला तालीम हासिल करके निकलते हैं और रोज़गार के हसूल के लिए मारे मार्केट में घूमते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, तो उनको मौक़े देने की बजाय पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो 8 बड़ी नौकरियाँ हैं जिनकी तनख्वाह जो है 5-5 लाख रुपया है, वहाँ पर 65 साल के अफराद जो हैं उनको भर्ती किया जाएगा। 5 लाख है, 5 लाख रुपया तनख्वाह भी रखी गई है। तो ये सारे मामले पर नौजवानों में भी टीचर्स और माहिरीन तालीम इस पर सवाल कर रहे हैं कि आप जो है वो एक्सपीरियंस और जो यंग ब्लड दोनों को रखना चाहिए, लेकिन 65 साल के अफराद जो है उनको क्यों मौका दिया जा रहा है कि वो एक अपना वक्त गुजार चुके हैं, या 1-2 रख ले अगर आपने कंसल्टेंट के तौर पे रखने हैं, 8-9 बंदे जो हैं वो 65 साल की उम्र के रखे जा रहे हैं। तो नौजवान जो है वो दूसरी तरफ इस मामले पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मेयार को बदलना चाहिए। वज़ीर तालीम और PHEC से ये मुतालबा किया गया है कि जो क्राइटेरिया है इसको तब्दील किया जाना चाहिए, इसमें नौजवानों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो ये अच्छा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आतिफ, ये बताएं कि आपके पास कोई फिगर्स हैं कि बेरोज़गारी कितने % हो गई है? देखिए ये बेरोज़गारी की बात कर ली जाए तो अभी जो ताज़ा अदाद शुमार है उसमें हर साल जो है वो इजाफा होता नजर आ रहा है, बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय जो है 24% के करीब को कुछ इस तरह के रफली, मुझे इसको याद नहीं है कि इतनी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है। तो नौकरियों के मौके जो है वो प्राइवेट के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और दूसरा फिर हमारे स्टूडेंट्स डिग्रियां लेके निकलते हैं और उनको पता चलता है कि भाई जो हमारे 65 साल के नौजवान हैं नौकरियां तो उनको मिल रही हैं और हमने तो बस इसको लेके फिरना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना कि और तनख्वाहें भी बड़ी हैं, 5 लाख रुपए है, तो जो 65 साल के हैं वो तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अपनी पेंशन भी ले रहे होंगे, पेंशन भी हासिल कर रहे होंगे। तो ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि नौजवानों को मौके देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आतिफ, ये बताएं क्या ऐसा भी हो रहा है कि अगर कोई एक इदारे से रिटायर हो जाता है या एक उसकी सर्विस का टाइम पूरा हो जाता है तो उसको दोबारा किसी इदारे का हेड लगा दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा है। स्कूल एजुकेशन हो गए या कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है अगर किसी को फेवर देनी होती है तो उनको बतौर कंसल्टेंट जो है वो रख लिया जाता है। तो कंसल्टेंट के तौर पर उनको भारी तनख्वाहों पर रख कर नौजवानों का जो हक तलफी की जा रही है, इस पर बड़े अरसे से
असातिज़ा भी बात कर रहे हैं, माहिरीन तालीम भी बात कर रहे हैं, लेकिन तलबा सुनी नहीं जा रही। उस तरीके से सुनी नहीं जा रही, क्योंकि जिनके पास इख्तियारात हैं वो किसी को नवाजना चाहते हैं और उससे कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो इसीलिए ये इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं वो मुतनफ़िर होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो है वो हक तलफ़ी की जा रही है, ये हक हमारा था, हमें देने की बजाय जो रिटायर्ड अफराद को दिया जा रहा है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हो या पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन हो, बड़े अरसे से ये बात हो रही है कि वाइस चांसलर जो है उनको 2-2, 3-3, 4-4 मौके क्यों दिए जाते हैं। बिल्कुल। एक दफ़ा वीसी बनने के बाद उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में लगा दिया जाता है, तीसरी यूनिवर्सिटी में लगा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यंग प्रोफेसर्स हैं जो तजर्बा भी रखते हैं, जो काबिलियत भी रखते हैं और वो अहल भी है कि उनको वीसी बनाया जाए, और इस तरह के मामलात सामने आते रहते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन या पंजाब हायर एजुकेशन उस पर पॉलिसी को तब्दील नहीं कर रहा। ठीक है आतिफ, जहाँ पे 65 साल के लोग वीसी लग रहे हैं या हेड लग रहे हैं, जाते जाते बताऊँ मेरा भाई मुझे बता रहा था कि वो सब दोस्त बहुत खुश थे, जो उसकी यूनिवर्सिटी का वीसी है वो बड़ा यंग बंदा लगा है और उसने अभी 2014 या 15 में ग्रेजुएट किया है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा यंग बंदा आया और उसने आते साथ इतने रिफॉर्म्स किए हैं, बच्चों की सुन भी रहा है और वो बड़ा बेटर है पुराने वीसी से। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। हम एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे और बेरोज़गारी के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे आतिफ परवेज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे गर्मियों की तेज़ धूप कैसे हमारी स्किन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। पसीना, नमी और पोल्यूशन जब चेहरे पर जमा होती है तो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और नतीजा निकलता है एक्नी और हद से ज़्यादा ऑयली स्किन की सूरत में। और यहाँ सवाल ये है कि क्या महंगी क्रीम्स ही वाहिद हल है या फिर घर में मौजूद जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और कौन से घरेलू टोटके स्किन के मसाइल के हल के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुमैरा, गर्मियाँ आ गई हैं, हीट वेव की भी उन्होंने अलर्ट दे दिया कि आने वाली है, बल्कि मुझे तो लगता है कल से शुरू भी होगी भी है। तो सबसे पहले तो बताएं कि इस मौसम में स्किन के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले तो जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमारा इंटेक, हमारे सबसे पहले हम खुद ही हाइड्रेट होएंगे तो स्किन पे उसका इफेक्ट भी आएगा। बिल्कुल, हाइड्रेशन लेवल का ख्याल रखना चाहिए। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास पानी ज़रूर हो, वाटर बोतल होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास, ताकि आप कहीं पे भी हैं पानी पीते रहें। ये मत करें कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर गया था तो मैंने वापस आऊँगा तो फिर भी पानी पीऊँगा, ये वापस आऊँगी तो पीऊँगी। अपने साथ वाटर बोतल कंफर्म रखें, आप खुद को थोड़ा थोड़ा हाइड्रेट करते रहें। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली फील होती है। तो ये प्रॉब्लम हीट में दोनों के साथ होते हैं। अच्छा, ड्राई स्किन वालों के लिए? ड्राई स्किन वालों, समटाइम आप देखो ड्राई स्किन वालों के रैशेस हो रहे हैं, उनके भी दाने निकलने लग जाते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऑयली वालों को तो साथ है ही प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? सबसे आसान जो सबसे इजी जो वे है, अगर आप सबसे कोशिश करें खुद को केमिकल से थोड़े से स्किन को थोड़ा अवॉइड ही करा लें। ठीक है, थोड़ा केमिकल ना लगाएं। आप घर से बाहर जा रहे हैं, सिंपल, अब मेरे पास वो ताज़ा एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा लें, फ्रेश वाला, उसको काटें, सिंपली उसकी जेल अप्लाई कर लिया करें अपने फेस पे, अपने हाथों पे। ठीक है। ये इतना बेहतरीन सनस्क्रीन है आपके लिए, आपको आपकी स्किन डायरेक्टली आपकी स्किन पे धूप आएगी नहीं, वो फ़ौरन से एक लेयर आपके ऊपर आ जाएगी नेचुरली। सन ब्लॉक तो बेशुमार हैं, आप महंगे से महंगा भी ले लें, काम उसने भी वो करेगा, लेकिन वो ऐसा करे ना करे, लेकिन जो एलोवेरा है ये बहुत अच्छा करेगी। नॉर्मली जो हम लोग तो वैसे मार्केट वाला तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन सन ब्लॉक के लिए आपको फ्रेश एलोवेरा यूज़ करना चाहिए। ठीक है। ये आप साथ भी अपने एलोवेरा लेके आई हैं, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये हमने कैसे, बिल्कुल मैं बताती हूँ। आप सिंपली अपनी स्किन के लिए ना, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की दिखाऊँ, ये देखिए, ये क्या है? ये एक मैजिकल वुड है। अच्छा, इसको हम मुलट्ठी बोलते हैं, स्वीट वुड भी बोला जाता है। ठीक है। नॉर्मली हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गला ख़राब है, आपको वो थोड़ा खांसी हो रही है तो आप मुंह में रख लें, चबा लें, तो उससे बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें इतने बेनिफिट्स अल्लाह ने रखे हुए हैं
कि ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपको अप्लाई भी आप करें तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा। इसका बड़ा अच्छा टोनर आप बना सकते हैं। इसके लिए ये कि आपको थोड़ा सा इसको वेट कराना पड़ेगा, ओवरनाइट सॉक करें, ठीक है, पानी में हम इसको भिगो दें पानी पूरी में रात। भिगोएं पूरी रात, ठीक है। और सुबह इसके पानी को यूज़ करें, उसके साथ आप ऐड करें थोड़ा सा एलोवेरा, ये रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल। इसको अच्छा सा किसी बॉटल में डाल के अच्छी तरह शेक कर लें, फ्रिज में रखें, अप्लाई करते रहें अपने फेस पे। ठीक है, आपकी टैनिंग भी नहीं होगी, आपका फेस फ्रेश रहेगा, उसको एक ना वो मिलता रहेगा, एक वो समझ लें उसकी एक डाइट मिल रही है, उसको फूड मिल रहा है अच्छा स्किन को, ठीक है, वो ग्लो करती ग्लो रहेगी। करती रहेगी, ठीक है। इसके सीरम्स भी बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा विंटर के लिए आ जाता है। ठीक है, सिंपली आप बाहर से आए हैं, अभी मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ जो इजीली आपके पास अवेलेबल है। घर में आपको कोई चीज़ कोशिश नहीं करना पड़ी। टमाटर सेंटर से काटें, फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में रखें, और आप बाहर से आए हैं, इसको लाइटली अपने फेस पे रब कर लें। अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना आपको। नॉर्मली हम कहते हैं मुझे बनाना पड़ेगा, ये होगा, हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं ना, मेरे से वो काम नहीं हो पाते, ठीक है। टमाटर यूज़ कर लें, सही। फिर आप क्या कर सकते हो, एक टॉवल लें, उसको पानी से गीला किया हुआ है, उसको फ्रिज में रखें। ठीक है, आप किचन से बाहर आए हैं, टॉवल निकालें, अपने फेस को ठंडा कर लें। ठीक है, कितना आसान है। बिल्कुल, अपने फेस पे रख लेना है, अपने बस थोड़ी फेस देर पे उसको रख लें, ठंडा करके। फिर आप उसको निचोड़ें और फ्रिज में दोबारा से रख दें, या किसी बैग में डाल के, पॉलीथीन बैग में रख लें कि वो फ्रिज की भी सारी चीज़ उसके अंदर ना स्मेल वगैरह ना आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल क्या बनाते हैं, मैंने अभी आपको उसका बताया। ये अभी आपके पास अब ये नहीं है, मलट्ठी नहीं है, आप सिंपल ये लो, रोज़ वाटर सबके पास होता है, ठीक है। आप तकरीबन 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर की ले लो, और 1 टेबलस्पून आपके पास आएगा एलोवेरा जेल, ठीक है, रोज वाटर और साथ एलोवेरा एलोवेरा जेल, जेल। और फ्रेश भी थोड़ा ले सा- सकते हैं और ये भी ले सकते नहीं हैं। फ्रेश नहीं, आप ये वाली ले लें, ज़्यादा अच्छी अच्छा, है। फ्रेश नहीं लेनी? फ्रेश वाली नहीं, वो फिर ना आपको वो प्रॉब्लम करेगा थोड़ा सा। कंसिस्टेंसी में, हाँ जी, नॉर्मली उसको आप सन ब्लॉक के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर ठीक है। और ये भी फायदेमंद है, बहुत ये भी आप इसको भी फ्रिज में रखें। ठीक है, सिर्फ इस वाले सूरत में बता रही हूँ, अगर आपके पास मुलट्ठी नहीं है तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं ना। रोज़ वाटर है आपके पास, एलोवेरा जेल है, फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगी, या तो आप ये आलमंड ऑयल यूज़ कर लें अगर आपको सूट करता है आलमंड ऑयल। ये सबको भी नहीं करता, एक नहीं करने लगता है। या आप ले लो, मतलब जिनको एक्ने है वो बिल्कुल ना इस्तेमाल या करें। आप नहीं, फ्यू ड्रॉप्स आप ले सकते हो। अच्छा, और या उसके बाद ये है हमारे पास नारियल का कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये ऑयल्स जिनको एक्ने का मसला है या जिनके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं वो भी इस्तेमाल करें? इनके पोर्स नहीं उससे क्लॉग हो जाएंगे? आप इस कुछ भी नहीं होगा। अभी देखिए इसके साथ मैंने कम इसको अमाउंट में इस्तेमाल कम करें। अमाउंट में अच्छा, एक drops कॉलर में। है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से बात कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए। ये जो आपने अभी मैं आपका लाइव शो देख रहा हूँ झुर्रियों के बारे में बात की है, तो कैंडी मेरा जो ना 30 ईयर मेरी एज है, डिप्टी की वजह से ना साथ पड़ गई है, तो कैंडी उसके बारे में एज बताएगा दोबारा। ये रात को जागने की वजह से जो आंखों की झुर्रियाँ पड़ जाती है ना कैंडी, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसमें आगाह कर दें। मैं आपका शो लाइव देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। जी वालेकुम सलाम। जी शाहरुख, सवाल कीजिए। जी मैं आपका सेगमेंट देख रहा था। मेरा सवाल ये था कि मैं बाइकर हूँ, हम 4 दोस्तों का ग्रुप है, तो हम सारा दिन मतलब हमने बाइक ही चलानी होती है, तो उनका जो रंग है वो तो पहले ही सांवला था, अब तो और काला हो गया। मेरा तो रंग और पहले भी काला था, अब और काला हो गया। तो कोई अच्छा सा वो टोटका बता दें जिससे रंग जरा साफ रहे, क्योंकि हमने तो सारा दिन बाइक पे फिरना होता है। यकीनन इन्हें ठीक शादी है। भी करानी है। बिल्कुल। अच्छा, इनके लिए मैंने बताया आपको एलोवेरा जेल फ्रेश वाली, एक पौधा अपने घर में रखें। जब घर से बाहर निकलने लगे थोड़ा सा ऊपर से काटें, उसको फौरी अपने हाथों पे मुंह पे अप्लाई कर लें। ठीक है, ये शाहरुख के लिए बताया शाहरुख के हमने। लिए। उसके बाद शाहरुख के लिए एक और चीज़ है, आप अपने घर में ज़ाहिर बात है फेस वॉश तो आपने करना ही करना है, ठीक है। आप एक छोटा सा ना फेस पैक बना लें। उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये आप बेसन ले लें, ठीक है,
अभी हमारा वो भी रह गया और मुझे लगता है ये लोग सनब्लॉक्स भी नहीं यूज करते होंगे, इस ना वजह से करें, कोई बात टैनिंग नहीं। होती है। बिल्कुल, इसीलिए आपकी टैनिंग का बेहतरीन मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सनब्लॉक एलोवेरा का लगाएं, ठीक है। अगर आप वो नहीं लगा सकते, एक और सनब्लॉक है, लेमन ग्रास कावा बनाओ, उसमें एलोवेरा जेल थोड़ी सी डाल दें, यानी वो उसका प्योर वाला ना, थोड़ा सा टुकड़ा उसमें रखो, फ्रिज में रख लें, जाने से पहले स्प्लैशिंग कर लें, ये भी बहुत अच्छा सनब्लॉक है। ठीक है। अच्छा, आप ले लें, बेसन लें थोड़ा, ठीक है। बेसन के बाद आप थोड़ी सी इसमें डालें मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है। ठीक, मुलट्ठी का पाउडर डालें। ये आप ये देखें, 1 चम्मच मैंने डाला बेसन, ठीक, और एक तकरीबन हाफ मैंने चम्मच डाल दिया मुलट्ठी का, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें डालें चावलों का आटा। ये आप फेस पैक बना के अपने उसमें रख सकते हैं वॉशरूम में। आप जब आएँ, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालनी, आई थिंक हल्दी मेरी मिस है, हल्दी डालें और साथ में डालें इसमें लेमन जूस। अच्छा, ठीक, आप इसका एक अच्छा सा फेस पैक बनाएं, सिंपल। और अगर कोई मसला है तो लाजमी पैच टेस्ट कर लें आप लोग इसको यूज करने कर से सकते पहले। नहीं, जितनी वो जेंट्स की जो स्किन होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड ही होती है, अच्छा, वो ठीक है, वो कर जाएगी काम, ठीक है। मतलब उस पर कुछ भी लगा लो, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, वो जितना बेचारे धूप में है ना, वो तो स्किन तो वैसे ही उनकी जली हुई है बेचारों की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए आपने दूध का इस्तेमाल करना है, या आपकी सेंसिटिव स्किन अगर नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हो इस फेस पैक में, ठीक है। दही डालो, ये सारा बना के थोड़ा सा हम इसमें पतला करने के लिए ये डालेंगे रोज़ वाटर, ठीक है। ये इतना बेहतरीन फेस पैक है, आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा। आप अपनी स्किन पे लगाएं, इसके साथ फेस वॉश करें, कुछ टाइम के अप्लाई करो, फेस वॉश करते हैं, ठीक है। ये आपकी स्किन को इतना प्यारा, आपको खुद लगेगा कि मेरी स्किन साफ़ हो रही है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था कि दूध में नमक डाल के उसके साथ क्लिनजिंग कर लें। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। वालेकुम सलाम जी मैम, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने मैम से ये क्वेश्चन करना था कि मेरी स्किन है ना गर्मियों में ऑयली है। अच्छा। मैं अगर फेस जब तक धो लूँ तो वो ठीक हो जाती है, उसके आधे घंटे बाद ही ऐसे हो जाता है कि जैसे ना चिप चिप वाली हो जाती है। तो इसके लिए काइंडली कुछ बताएं कि जैसे ना तो स्किन डल सी हो जाती है, डेड जिसको कहते हैं। फेस धो ले, उसके आधे घंटे बाद स्किन डेड, सारा दिन चिप 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 ऊपर रहती है। तो इसके लिए कोई अच्छा सा टोटका बता दें मैम से कहें। ठीक है रुखसार, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबा, सवाल आप कीजिए। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, सवाल कीजिए। जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं आपका शो हर रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और अच्छा, आप पीछे से ना अपना मुझे ना टीवी मेरा म्यूट सवाल कर था दें। कि मेरी ना स्किन पे वो कील से निकल आते हैं काले काले से। किस जगह पे? तो फिर जब ना मैं क्रीमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो उनको निकाल भी देती हूँ, बुरे लग रहे होते हैं, मैं उनको निकाल भी देती हूँ, फिर जो है ना वो दोबारा उससे ज्यादा निकल आते हैं, इतने बुरे लगते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा तो परेशान हूँ। आपकी स्किन अपनी है, उस पे प्लीज इतना आप आप मेरा जुल्म ये क्यों बता करती दें है? इनसे पूछ के। आपका बहुत शुक्रिया। क्या करते इनके हैं? डिस्टॉर्शन आ रही थी, पीछे टीवी चल रहा था। अच्छा, वो कह रही है कि उनके स्किन पे कील निकल आते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा क्रीम्स भी इस्तेमाल करती हैं, उनको निकाल भी देती हैं। तो कमाल सबसे करती पहले हैं। तो ये करना आप बंद कीजिए और फिर टोटका बताएं। अच्छा, उससे पहले एक वो पूछ रही थी ना, कुछ और भी किसी ने पूछा था कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती, वो ऑयली हो जाती ऑयली है। हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो कहती हैं कि जब वो फेस वॉश करती हैं हाँ, तब उसके फ्रेश बाद। रहती हैं, आधे घंटे के बाद डलनेस आ जाती है। आपने अभी मैं आपको बता रही थी, अब हमने लिया था गुलाब का रख लिया था, उसमें हमने एलोवेरा जेल डाला और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी फिटकरी। और ये फिटकरी मैंने इसको ना किया हुआ है, खिल किया हुआ है, खिल मतलब इसको ना पकाया हुआ है तवे पे। ये बिल्कुल तवे पे डालेंगे, गरम तवे पे, ये पानी बनेगा, उसके बाद ये ना इसकी राख सी बन जाती ठीक है, नाम क्या बताया आपने? फिटकरी। अच्छा, एलिमेंट ये बहुत, इसको साथ में ऐड करें, ठीक है। ये मिक्स कर लें और इसको ना अपने फ्रिज में रखें। ठीक है। ये सब मिक्स हो जाएगा, आप ज़रा ज़ोर इसको मिक्स के शेक करेंगे ना बॉटल में डाल के, फ्रिज में रखते हैं। अपना फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे स्प्लैशिंग कर लिया करें।
ठीक है, तो हम भाई रेमेडीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि महंगी महंगी क्रीम्स छोड़ के कैसे जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं, आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं, वो यूज़ करते हुए आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थी हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।